बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और आज एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं F1 के। ऑलरेडी हम 3 यूनिट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्सीजनेशन, और एक यूनिट दूसरा था वो हमने डिस्कस कर लिया। और आई थिंक 2 यूनिट रह गए, एक ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी के हवाले से और एक दूसरा यूनिट है टीचिंग एंड लर्निंग। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट यूनिट जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारा जो F1 का जो पूरा टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इस यूनिट के हवाले से अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो ये यूनिट जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। सिंपल सी मिसाल ये है कि इस यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक पेशेंट होता है, उसको अगर वो घर में है या वो हॉस्पिटल के अंदर है तो उसको किस तरीके से सेफ किया जा सके, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट जो उसकी, अगर वो किसी तकलीफ़ में तो उसकी उस रिस्क को, उस ख़तरे को किस तरह मैनेज किया जा सके, उसकी किस तरह प्रोटेक्शन की जा सके। तो ये यूनिट इतना मुश्किल नहीं है और कोशिश करेंगे कि अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के हवाले से। डिफाइन द सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेफ्टी, आइडेंटिफाई फिजिकल एंड माइक्रोबियल hazard इन एनवायरनमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस वायरस वेरियस वे टू मिनिमाइज hazard, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से hazard ख़तरे को मिनिमाइज़ किया जा सके, किस तरह कम किया जा सके। एनवायरमेंटल और फिज़िकल hazard कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ इसमें एनवायरमेंटल सेफ्टी की असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे फिजिकल माइक्रोबियल hazard इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट विच इज़ इंटरफेयर विद द पेशेंट सेफ्टी। और फिज़िकल और माइक्रोबियल hazard कौन से होते हैं हॉस्पिटल के अंदर जो एक इंसान के सेहत में मुदाखलत करते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के हवाले से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली बात सेफ्टी, the condition of being safe from undergoing or causing hurt and injury and loss। सिंपल मिसाल में, कोई सा भी ऐसा काम, कोई से भी ऐसे काम जो आपको हर्ट कर सके, जो आपको इंजरी काज कर सके, जो आपको कोई तकलीफ़ दे सके, उन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना ये सेफ्टी कहलाया जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फिज़िकली किसी भी तरीके से आपको हर्ट करे, इंजरी करे या लॉस करे, इवन डेथ हो आपको उस चीज़ की वजह से, उन चीज़ों से जब अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो या पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी, ठीक है। अच्छा, अभी पेशेंट सेफ्टी क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेफ्टी की क्या डिफिनेशन दी है, पेशेंट सेफ्टी क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया कि अ फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट कल्चर, प्रोसीजर्स, बिहेवियर, टेक्नोलॉजीज एंड एनवायरनमेंट एंड हेल्थ केयर द consistently and sustainable lower risk, reduce the occurrence of avoidance harm and make error less likely, and the reduce its impact when it does occur। देखो सिंपल सी बात, पेशेंट सेफ्टी क्या है? अगर मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट के हवाले से समझाऊं, कहते एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना या ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना, उस एक्टिविटीज़ के मुताबिक जब हम किसी पेशेंट के कल्चर के हवाले से, किसी प्रोसीजर के हवाले से, या उसके बिहेवियर के हवाले से, या टेक्नोलॉजीज जो हवाले से, एनवायरमेंटल हवाले से, तमाम तरीक़ों से उसको प्रोटेक्ट करना, ये बेसिकली पेशेंट सेफ्टी कहलाई जाती है। एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए, एक ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाए जिस एक्टिविटीज़ के अंदर उस पेशेंट के कल्चर के हवाले से, उसके प्रोसीजर अगर उसको कोई हो रहा है, बिहेवियर के हवाले से, टेक्नोलॉजीज़ के, एनवायरनमेंट के हवाले से, वो तमाम तरीक़ों से उसको एज अ प्रोटेक्ट किया जाए, और इसको हम क्या कहते हैं, पेशेंट सेफ्टी कहलाई जाती है, ठीक है। और जो ख़तरे हैं, जिस तरीके से अगर पेशेंट को एनवायरमेंटल तकलीफ़ है या कोई बिहेवियरल या टेक्नोलॉजीज या कोई ऐसे प्रोसीजर के वजह से, अगर हम उस तमाम तकलीफ़ों को रिड्यूस करें, कम कर सके, उस रिस्क फैक्टर को कम कर सके और उसको हटाया जा सके, तो दैट्स मीन्स पेशेंट सेफ्टी कहलाई जाती है, ठीक है। एक दूसरी डिफिनेशन दी है पेशेंट सेफ्टी के हवाले से। पेशेंट सेफ्टी इज़ द अवॉइडेंस
और अनइंटेंडेड या अनएक्सपेक्टेड हार्म टू पीपल ड्यूरिंग द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर। देखो सिंपल सी बात यह है, अनएक्सपेक्टेड जो हार्म है, वो तकलीफात, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड जो हार्म चीज़ होती है, नुकसानदेह चीज़, उससे जब आप अवॉइड करते हो पेशेंट के लिए, पेशेंट को प्रिजर्व कर सकते हो, पेशेंट की हेल्थ केयर के अंदर हिफाजत कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पेशेंट सेफ्टी। एक नर्स का, एक डॉक्टर का क्या रोल होता है, वो चाहता है कि उसका जो पेशेंट है वो हर तरीके से सेफ रहे, वो उसको इन्वायरमेंटली भी सेफ रहे, उसका इन्वायरमेंटल भी साफ हो, उसका अगर प्रोसीजर हो वो भी सेफ तरीके से हो, उसकी अगर बिहेवियर, उसके साथ बातचीत हो वो भी अच्छी तरीके से हो, कि वो तमाम तरीकों से सेफ रहे। ये बेसिकली पेशेंट सेफ्टी कहलाई जाती है। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफ्टी, अभी सेफ्टी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। एक होता है परवेसिवनेस, वी अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, पीपल अज्यूम अ नेग्लेक्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन सेफ्टी। देखो बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनकी जो अपनी सेफ्टी, लोगों का तो ख्याल रखते हैं मगर वो अपनी सेफ्टी भूल जाते हैं। कहते हैं पीपल अज्यूम और नेग्लेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन सेफ्टी। बाज़ लोग क्या कहते हैं, अपने आप को ख्याल नहीं करते हैं, अपनी जो सेफ्टी है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो आप क्या करना है, आप लोगों ने अपने आप का भी ख्याल, ओवन सेफ्टी का भी ख्याल करना है। ठीक है, अच्छा, परसेप्शन एंड जजमेंट, परसेप्शन ऑफ डेंजर इन्फ्लुएंस सेफ्टी प्रैक्टिस। ठीक है, और देखिए सेफ्टी मेजर ओनली इफेक्टिव इफ हज़ार्ड इज एक्यूरेटली परसीव्ड एंड अंडरस्टैंड, जैसे स्मोक। देखो सिंपल सी बात ये क्या है, कहते हैं कि परसेप्शन, देखो बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ ऐसे होता है कि कोई चीज़ के बारे में या किसी तकलीफ़ के बारे में जब हम थिंकिंग करते हैं, परसेप्शन रखते हैं, एक सोच रखते हैं, तो उस परसेप्शन की वजह से वो क्या कहते हैं, वो परसेप्शन इन्फ्लुएंस करता है किस चीज़ के ऊपर, हमारे अपने ओन सेफ्टी के ऊपर। मिसाल के तौर पर इसमें लिखा है कि परसेप्शन ऑफ डेंजर इन्फ्लुएंस सेफ्टी प्रैक्टिस। जब हम कोई सेफ्टी प्रैक्टिस करते हैं मिसाल के तौर पर, तो हमारा ये जो थिंकिंग है, ये परसेप्शन है, ये एक असरअंदाज होता है उसके ऊपर। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि सेफ्टी मेजर ओनली इफेक्टिव, जो सेफ्टी मेजरमेंट जो हम, वो कब इफेक्ट होते हैं, वो कब तकलीफ देते हैं, इफ हज़ार्ड इज एक्यूरेटली परसीव्ड एंड अंडरस्टूड, जब हम किसी, हमें पता है, फॉर एग्जांपल एक शख्स है जो क्या कहते हैं स्मोकिंग करता है, ये स्मोकिंग क्या है, ये एक गलत है, ये एक हज़ार्ड है, नुकसानदेह, मगर वो उस स्मोकिंग को जानते हुए भी और फिर भी उसको हासिल करे, वो फिर भी वो स्मोकिंग कर सके, उस स्मोकिंग के बारे में उसको इल्म है कि भाई ये स्मोकिंग मैं करूंगा तो ये मुझे नुकसान देगा, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को करता है, तो ये बेसिकली सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो आपने क्या करना है, स्मोकिंग से अवॉइड करना है। जब आप स्मोकिंग से अवॉइड करेंगे तो ये भी एक सेफ्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, क्योंकि आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं, और फिर जब आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं और फिर आप वही काम दोबारा करते, तो ये आपकी सेफ्टी में नहीं आएगा। हाँ, आपको पता है कि स्मोकिंग की वजह से मुझे रिस्पायरेटरी इश्यूज काज हो सकते हैं, तो लिहाजा जब आप उसको स्मोकिंग को स्टॉप कर देंगे, नहीं करेंगे, तो दैट्स मीन्स फिर आपकी क्या होगी, सेफ हो जाओगे। मैनेजमेंट वे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द पेशेंट। देखो अभी एक नर्स का क्या काम है सेफ्टी के हवाले से पेशेंट का, वे नर्सिंग का काम ये है कि वो पेशेंट को प्रोटेक्ट करे। नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेशेंट को प्रोटेक्ट करना। सेफ्टी प्रैक्टिस टू अवॉइड प्रिवेंट डेंजर, एक नर्स को चाहिए कि वो अगर उसके पेशेंट के ऊपर कोई काम करे तो सेफ्टी प्रैक्टिस करे, सेफ प्रैक्टिस करे कि उस पेशेंट को नुकसान ना मिले और डेंजर चीज़ों से अवॉइड करे। ठीक है, भी लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर अफेक्ट रिस्क फॉर इंजरी। ये जो लाइफ स्टाइल है और रहन सहन है या बिहेवियर है, ये क्या करता है, ये एक अफेक्ट करता है एक हमारी इंजरी पर। मिसाल के तौर पर लाइफ स्टाइल की बात करता हूँ। अभी लाइफ स्टाइल क्या है, अभी फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका क्या है, मोटा है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट मौजूद है, मगर फिर भी वो बार वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, तो ये क्या करेंगे, ये उसको इंजरी की तरफ लेके जाएंगे। उसको हार्ट अटैक का इशू हो सकता है, उसको ब्रेन इंजरी हो सकती है, उसको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल जो होता है ये भी क्या करता है, हमारे इंजरी के ऊपर अफेक्ट करता है। बिहेवियर की बात करता हूँ, बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि हम अगर हमें थोड़ा सा
बीमारी तकलीफ हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी तकलीफ हो जाए, जब उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, तो वो बिहेवियर क्या करते हैं, उस हमारी थोड़ी सी तकलीफ को मजीद एक्सक्रीट कर देता है, मजीद बहुत ज़्यादा इंक्रीज की तरफ लेकर चला जाता है। या फॉर एग्जांपल अभी एक बंदा है, उसको तकलीफ है, मगर उसको नज़रअंदाज कर रहा है उसको, मगर उसकी बिहेवियर क्या करेगा, उसकी वजह से वो अपने प्रेशराइज नहीं करेगा। तो ये बिहेवियर जो है ये भी हमारी इंजरी के ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अभी मेन बात है यहां से स्टार्ट होती है। कहते हैं हजर्ड क्या होता है। कहते हैं अ प्रोसेस ऑफ अ फिनोमिना और ह्यूमन एक्टिविटी दैट मे काज अ लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी एंड अदर हेल्थ इम्पैक्ट, प्रॉपर्ली डैमेज, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कहते कोई सा भी वो प्रोसेस, वो फिनोमिना जिसमें कोई सा भी एक्टिविटी या कोई सा भी ऐसा प्रोसेस या कोई सा भी ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर आपकी लाइफ को तकलीफ मिले, इंजरी मिले, आपके हेल्थ के ऊपर असरअंदाज हो, आपकी जो प्रॉपर्टी डैमेज हो, आप सोशली तरीके से उसके ऊपर डैमेज हो सके, आपके इकोनॉमिकल तरीके से, तो ये बेसिकली आपके लिए नुकसानदेह। हजर्ड बेसिकली कहते हैं नुकसान को, तकलीफ दे चीज़ें। कोई भी आप ऐसा काम करो जिसकी वजह से आपकी लाइफ को इंजर्ड हो सके, आपके हेल्थ इंजर्ड हो सके, आपकी जो प्रॉपर्टी वो इंजर्ड हो सके, आपकी इकोनॉमिक इंजर्ड हो सके, एनवायरमेंटल आपकी, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ये आपके लिए हजर्ड है। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है दिस कॉल्ड हजर्ड, वो आपके लिए नुकसान है। अब फिजिकल हजर्ड क्या होती है। फिजिकल हजर्ड आर द सब्सटेंस और एक्टिविटीज दैट थ्रेटन योर फिजिकल सेफ्टी। कहते कोई सा भी ऐसे सब्सटेंस या कोई सा भी ऐसी एक्टिविटी, आप कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी करिए या कोई सी भी ऐसी सब्सटेंस जो आपको फिजिकल तरीके से नुकसान पहुंचाए, वो आपका फिजिकल हजर्ड कहलाया जाएगा। दीज इंक्लूड अनसेफ कंडीशन दैट कैन काज इंजरी एंड इलनेस और डेथ। फॉर एग्जाम्पल आप एक काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक मशीन वगैरह चला रहे हो और उस मशीन को चलाते वक्त आप मतलब एहतियात नहीं करते, अनसेफ कंडीशन तरीके से आप वहां पर काम करते हो, तो वो चीज़ जो है वो आपको नुकसान, आपको इंजरी भी करा दे सकती है, इलनेस भी करा सकती है, और इवन डेथ आप उस मशीन के अंदर पिस भी सकते हो। तो वो कोई भी इस कंडीशन, अनसेफ कंडीशन जो आप कर रहे हो, उसकी अनसेफ कंडीशन की वजह से अगर आपको इंजरी हो गई, इलनेस या डेथ हो गई, तो ये आपका फिजिकल हजर्ड कहलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल हजर्ड इंक्लूड ऑब्जेक्टिव दैट आर वे हार्ड, शार्प, जैसे such as a glass, metal, plastic, wood and even bone, and physical hazard can lead to injuries such as a choking, cuts and broken teeth। देखो यहाँ पर फिजिकल इंजरी की एग्जांपल भी दी है, जैसे हार्ड एंड शार्प, या कोई सख्त चीज़ हो या कोई शार्प बहुत ज़्यादा तेज़दार वाली चीज़ हो, जैसे कि गिलास वगैरह। आप फॉर एग्जांपल शीशे गिलास की फैक्ट्री में काम करें, मगर आपने प्रॉपरली ग्लव्स इस्तेमाल नहीं किए, प्रॉपरली प्रोटेक्शन नहीं किए, वो हो सकता है उसकी वजह से आपकी कट लग जाए, हो सकता है वो आपकी आंखों में चले जाए, हो सकता है वो आपको मुख्तलिफ तकलीफ काज कर सकता है। या कोई प्लास्टिक की या कोई वुड या जो लकड़ियों का जहाँ पर काम होता है, या पर जो पर बून वगैरह, तो अगर अनसेफ तरीके से आप इन चीज़ों का काम करें तो ये चीज़ें क्या कर सकती है, आपको तकलीफ पहुँचा सकती है फिजिकली। और फिजिकली हजर्ड कैन लीड टू इंजरी सच एज चोकिंग एंड कट्स। देखो कट्स भी लग सकता है, चोकिंग भी हो सकती है, और ब्रोकन टीथ। जैसे कट्स वगैरह कैसे, ग्लास मेटल इन चीज़ों के साथ आप काम करें अनसेफ तरीके से, तो आपको कट्स वगैरह लग सकते हैं, चोकिंग लग सकती है, एंड आपके टीथ ब्रोकन। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर दांतों के ऊपर अगर कोई चीज़ लग गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आप हथौड़े से पत्थर को तोड़े, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हथौड़े से पत्थर को तोड़े और आपने प्रॉपर्ली अपने फेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, वहां से पत्थर उठ के आपके एकदम दांतों पे लग जाए, तो आपको टीथ भी ब्रोकन हो सकते हैं। ठीक है, वेज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फिजिकल हजर्ड। अभी वो कौन से तरीकाकार है जिसकी वजह से हम जो फिजिकल खतरात है इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें जिसकी वजह से जो हमारे फिजिकल नुकसान हो रहे वो कम हो सके। तो चेयर हैज़ एग्जाम्पल दिए थे, चेयर हैज़ वो भी लाइक रिमूव द चेयर एंड रिपेयर द हजर्ड। फॉर एग्जाम्पल एक चेयर है, कुर्सी है, उसके नीचे जो है उसके जो पैर है वो टायर वाले है गोल, जब आप उसके ऊपर बैठोगे थोड़े आगे पीछे मूव हो तो वो आपको गिरने के खतरात ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये आपके लिए क्या है, हजर्ड है। अगर आप उस चेयर से वो हटा दो, या वो चेयर ही हटा दो वहाँ से, या उससे वो लेग वगैरह हटा दो, या वो चेयर ही वहाँ से हटा दो, तो आप दूसरी चेयर पर बैठ जाओ, तो ये क्या होगा, आपका हजर्ड रिड्यूस हो गया, एक पॉइंट। दूसरा, द कॉर्नर ऑफ फ्लोर मेट एंड टर्न अप एंड टिप डाउन
और द रिमूव मेट एंड रिपेयर टू हजर्ड। देखो अगर फॉर एग्जांपल कोई फ्लोर वगैरह है, ठीक है, उसका जो कॉर्नर है वो क्या निकला हुआ, ऊपर की तरफ निकला हुआ हो, उसकी वजह से किसी का हाथ लग सकता है, कोई चीज़ लग सकती है, तो अगर आप उस चीज़ को डाउनवर्ड कर दो, उसको हटा दो, उसको रिमूव कर दो उस जगह से, तो उससे क्या होगा, वो हजर्ड भी कम हो जाएगा। दूसरा, अ टेबल हैज अ शार्प एज एंड पेड टू कवर एंड रिमूव द टेबल एंड रिपेयर ऑफ द जर्ड। अभी एक टेबल है जिसके जो कोने, एज जो होते कोने, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नोकीले हैं, कोई उससे टकराता है तो उसको लगती है, तकलीफ हो जाती है। अगर आप उस कॉर्नर को कोई चीज़ उस पर लगा दो या कोई पेड़ लगा दो, या वो कॉर्नर इस तरह बना दो कि वो नोकीले शार्प वगैरह ना हो, तो इससे क्या होगा, वो हजर्ड कम हो जाएगा। फिजिकल आप उसके साथ टच भी जाओगे तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ, अगर आप इस कंडीशन में टच होंगे जिसके उस टेबल के कोने वगैरह निकले, आप उसके साथ लगे, तो आपको तकलीफ होगी। तो इस तरीके से अगर ये फिजिकल हजर्ड है तो हम ये काम करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो फिजिकल हजर्ड है वो रिड्यूस हो सकेगी। A nail is sticking out of the drawer and put the nail and then stay away from the drawer and repair to the hazard and so that it can be fixed. For example, एक ड्रॉवर है, ठीक है, जैसे मतलब दराज वगैरह होते हैं, उसमें कोई कील वगैरह बाहर निकली हुई, आप क्या करें, आप उस कील को टोक देते हैं, आप कील को निकाल दें या कील को अंदर की तरफ टोक देते हैं या कील को रिमूव कर देते हैं या उस ड्रॉवर को हटा देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके जो फिजिकल हजर्ड होने के जो खतरात थे, रिस्क थे, वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आपने जिस चीज़ की वजह से आपको फिजिकल हजर्ड का जरूरत था वो आपने रिमूव कर दिया, तो दैट्स मीन्स आपकी जो फिजिकल हजर्ड है वो कम हो जाएंगे। बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल हजर्ड। अभी बायोलॉजिकल या माइक्रोबियल हजर्ड क्या होते हैं? देखो, बायोलॉजिकल माइक्रोबियल हजर्ड में जो केमिकल्स आ सकते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे आ सकते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है इसमें। Biological hazard, also known as a biohazard, refer to the biological substances that can pose a threat to the health of living organism and primary of the human। देखो, बायोलॉजिकल हजर्ड को हम बायोहजर्ड भी कहते हैं। कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो क्या कर सकते हैं, आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये बायोलॉजिकल हजर्ड कहलाए जाते हैं। अभी कौन से बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो आपके एक इंसान के हेल्थ के और लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्थ को प्रॉब्लम काज कर सकती है, डिस्कस करते हैं। दिस इंक्लूड मेडिकल वेस्ट एंड सैंपल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक, एंड वायरसेस एंड टॉक्सिन, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, सोर्स हो गए, एंड कैन इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ। अभी बायोलॉजिकल या बायोहजर्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर बायोलॉजिकल वेस्ट या सैंपल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो वेस्ट की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो नीडल्स वगैरह हो गए, ठीक है, या ड्रिप सेट वगैरह, जो नीडल वगैरह हो गए, या कोई और चीज़ इस तरह हो गई जो शार्प होती है, अगर उसकी वजह से वो भी एक ख़तरात होती है, क्योंकि ये भी बायोलॉजिकल हजर्ड, वेस्ट इससे यही आते हैं। उसकी अगर नीडल वगैरह हमें लग जाए तो ये भी बायोलॉजिकल हजर्ड में। अगर हम किसी पेशेंट के ड्रिप रिमूव करते हैं या सिरिंज लगाते हैं इंजेक्शन, तो उसके ऊपर नोक के ऊपर कैप लगाना लाजमी है, निडल के ऊपर। क्यों? वो उसकी अगर वो नहीं लगाएं तो बायोलॉजिकल हजर्ड हमें नुकसान दे सकता है, वो निडल हमें लग सकती है। या फॉर एग्जांपल सिंबल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर, जैसे वायरस या टॉक्सिन बॉडी के अंदर एंटर हो जाए और वो आपको बीमारी की तरफ लेके चले, आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये आपकी बायोलॉजिकल हजर्ड या माइक्रोबियल हजर्ड में आता है। अभी क्या है, द टाइप्स ऑफ थिंग्स यू मे बी एक्सपोज इंक्लूड ब्लड एंड अदर ब्लड बॉडी फ्लूइड, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट एंड इंसेक्ट। ये सारे जितने भी हैं ना, ये सारे बायोलॉजिकल हजर्ड है। अगर इन चीज़ों की वजह से अगर आपके हेल्थ को इशू पड़ता है तो ये आपके किस चीज़ में आ जाता है, माइक्रोबियल हजर्ड या बायोलॉजिकल हजर्ड में आता है। इन चीज़ों की वजह से आपको नुकसान होगा तो वो आपके बायो हजर्ड के अंदर आ जाता है। ठीक है, अभी इस बायोलॉजिकल हजर्ड को कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल भी तो करना है ना। वी फॉलोइंग द प्रोसीजर टू अवॉइड इन क्रॉस कंटेमिनेशन। कोई से भी आप प्रोसीजर कर रहे हो, आप कोशिश करें क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। कैसे क्रॉस कंटेमिनेशन? फॉर एग्जांपल अभी दो पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है रोड एक्सीडेंट के साथ आया है और एक क्या है, एक आम इंजेक्शन लगा रहे हैं। मैंने अभी क्या किया, मैंने एक पेशेंट को, अब मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, मैंने इंजेक्शन भरा, एक पेशेंट को लगाया और वही हाथ लेके चला गया उस पेशेंट को ड्रेसिंग वगैरह की। या एक पेशेंट की मैंने पहले ड्रेसिंग की, फिर हाथ गंदे हो गए, फिर मैंने उसी हाथों के साथ
ग्लव्स पहने, उसी हाथों के साथ मैंने जाके इंजेक्शन भर दूसरे पेशेंट को बढ़ाया, तो एक के जो इन्फेक्शन थे दूसरों को मैंने लगा दिया, तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन। तो सबसे पहले आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, तो आप बायोलॉजिकल हज़ार्ड रोक सकेंगे। एक दूसरा, हैंड वॉश इन अप्रोप्रिएट टाइम यूजिंग प्रॉपर प्रोसीजर। जब भी आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो आपने प्रॉपर हैंड वॉश करना है, जिसकी वजह से आपके अगर हाथों पे जरासीम लगे हो या बायो हज़ार्ड लगा तो वो रिमूव हो जाएगा। क्लीन एंड सैनिटाइज वर्क सरफेस, या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो जगह आपने बिल्कुल क्लीन एंड सैनिटाइज रखनी है कि वहाँ पर जरासीम मौजूद ना हो। क्लीन एंड सैनिटाइज द इक्वापमेंट बिटवीन द यूज, जो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे पेशेंट के ऊपर वो आपका प्रॉपरली सैनिटाइज और क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। वी चेक ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ द सैनिटाइजिंग सोल्यूशन टू मेक श्योर दे आर अप्रोप्रिएट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसे सोल्यूशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सोल्यूशन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इससे ये जरासीम क्या होगा, ख़त्म होगा। तो आपको उस सोल्यूशन के बारे में इल्म होना चाहिए कि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके पास आपको बस एप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, कीप योर इम्यूनाइजेशन अप टू डेट, और उसके बायोलॉजिकल हज़ार्ड को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन होती है वो प्रॉपर देनी है, प्रॉपर लगानी है, क्योंकि जब आप इम्यूनाइजेशन लगाते तो आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस ये चीज़ें आते भी हैं तो आपको इफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट वर्क सरफेस ऑफन एंड क्लीन अप स्पेल इमीडिएटली एंड हैंडल एंड डिस्पोज ऑफ द ऑल बायोहज़ार्ड वेस्ट। मतलब सिंपल बात है, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का ख्याल करना है, ठीक है। ये जितने भी चीज़ें पहले बायोलॉजिकल हज़ार्ड कौन कौन से थे वो मैंने आपको डिस्कस करे, जैसे मेडिकल वेस्ट वगैरह हो गया, और उसके रिलेटेड बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई, ये सारा बायोलॉजिकल हज़ार्ड, और उनको कंट्रोल इन तरीक़ों से किया जाता है। एनवायरमेंटल हज़ार्ड की बात करते हैं। वे हेल्थ केयर पर्सनल फेस अ वाइड रेंज ऑफ हज़ार्ड टू देयर ओवन हेल्थ ड्यू टू वे इंजरी, निडल एंड इन्फेक्शन। देखो, एनवायरमेंटल हज़ार्ड क्या आते हैं, हेल्थ केयर के अंदर एनवायरमेंटल हज़ार्ड क्या है इस बारे में डिस्कस हो रही है। कह रहे हेल्थ केयर पर्सनल फेस अ वाइड रेंज ऑफ हज़ार्ड। जो हेल्थ केयर है वो खुद ही बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ हज़ार्ड को फेस कर रही है। इनके हेल्थ केयर उसमें किस तरह की, मिसाल के तौर पर जैसे इंजरी, निडल के ज़रिए प्रैक हो जाता है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हो जाती है, एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो ये क्या है, ये अपने हेल्थ केयर जो है इन चीज़ों को खुद से फेस कर रहा है, वो अपने ही जो हज़ार्ड है उनको फेस कर रहा है फिलहाल। जैसे कि निडल इंजरी हो जाती है, किस चीज़ के, हेल्थ केयर के अपने अंदर किस चीज़ के, एक स्टाफ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक पेशेंट को इंजेक्शन वगैरह लगा रहा है, उसने लगा दिया और वो आके खुद ही उसके हाथ में लग गई, तो वो भी एक निडल प्रैक हो जाता है। मस्कुलोस्केलेटल या एलर्जीज वगैरह, इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट, ये बेसिकली ये खुद ही एनवायरमेंटल हज़ार्ड है और ये हेल्थ केयर के अंदर ही मौजूद है। एनवायरमेंटल हज़ार्ड इन हेल्थ केयर अभी और डिस्कस करते हैं इसमें। hazardous and element include with body substance contaminated medical and supply and the equipment। फॉर एग्जाम्पल, ये हेल्थ केयर के अंदर एनवायरमेंटल हज़ार्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, with body substance contaminate medical supply and equipment, जो भी चीज़ सब्सटेंस वो सप्लाई जो हो रहा है वो अगर एक प्रॉपरली साफ सुथरे तरीके से नहीं हो रहा, जिस तरीके से उसको सप्लाई होना चाहिए, जिस जो इक्वापमेंट है, जो चीज़ें, सामान, वो प्रॉपरली उस सफाई तरीके से नहीं आगे ट्रांसफ़र हो रहा, नहीं वहाँ पर आगे प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रही और कंटेमिनेशन तरीके से हो रही, तो ये क्या है, ये भी एक बायोलॉजिकल हज़ार्ड है। किस चीज़ के, हेल्थ केयर के अंदर ही अपनी हज़ार्ड है, प्रॉपर तरीके यूज़ नहीं कर रहे। दूसरा, ब्लड बोर्न पैथोजन, ब्लड बोर्न पैथोजन, ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल हज़ार्ड, और उसके साथ केमिकल जैसे ड्रग्स हो गए, एनेस्थीसिया गैसेस हो गए, लेज़र वर्क प्लेस हो गए, या वैलेंस केमिकल ड्रग्स और एनेस्थेटिक गैस, तो ये भी ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी एक हज़ार्ड एलिमेंट है। किस चीज़ के अंदर, हेल्थ केयर के एनवायरनमेंट के अंदर ये भी एक क्या है, ये एक हज़ार्ड है, ये एक नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ड्रग्स हो, जब आप सही तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको नहीं प्रोवाइड करोगे, जिस तरह उसको नीड होती है, जब आप उसको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो उसको क्या का एक नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। एनेस्थेटिक गैस, एनेस्थेटिक गैस भी होते हैं, ये भी एक बायोलॉजिकल हज़ार्ड है। लेज़र हो गया और वर्क प्लेस वायलेंस, दिस एसोसिएटेड विद द लेबोरेटरीज रेडियो एक्टिव मटीरियल, एक्सरे वेस्ट या एर्गोमेटिक इन लाइफ थिंग एंड रिप्रोडक्टिव टास्क।
ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये वो चीज़ें हैं, ये बेसिकली ख़ुद ही एक हज़ार्ड है। हेल्थ केयर इन्वायरमेंट के अंदर ही ये सारे हज़ार्ड है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर सी सेफ़ तरीके से आप तकनीक इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये आपके हेल्थ केयर इन्वायरमेंट के अंदर ही ये सारे मौजूद हज़ार्ड शामिल है। अच्छा, असेसमेंट फॉर एनवायरमेंटल सेफ्टी। अच्छा, अब जब हम अगर एनवायरमेंटल सेफ्टी को किस तरह असेसमेंट करेंगे, ठीक है। आफ्टर यू हैव चोजन अ प्लेस टू स्टार्ट एंड परफॉर्म टू वॉल एंड दोज ऑफ वर्क एरिया लुकिंग फॉर द हज़ार्ड एंड इंडिकेट इन द दिस ट्रेनिंग। देखो, अगर आप किसी जगह को चूज़ करते हो काम करने के लिए या चलने फिरने के लिए, तो फर्स्ट आपने क्या करना है, वहाँ पर देखना है कि वहाँ पर कोई नुकसान तो नहीं है, या मैं यहाँ पर एक स्टार्ट कर रहा हूँ, एक प्लेस या काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल हज़ार्ड तो मौजूद नहीं है, ये देखना है। या मैं एक जगह पर चल रहा हूँ तो वहाँ पर मैं देखूँगा कि भाई यहाँ जो मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर कोई इन्वायरमेंटल हज़ार्ड तो मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट आपने इस तरह एक असेसमेंट ऐसे करनी है, ठीक है। दूसरा, हज़ार्डस एक्सपोजर कंट्रोल प्लान। अगर कोई हज़ार्ड से जो एक्सपोज हो रहा है तो आपने उसके ऊपर कंट्रोल प्लान, ऐसा प्लान बनाना है जिसके ज़रिए आप उस हज़ार्ड को, उस तकलीफ़ को कंट्रोल कर सको। एनी केमिकल विच इज़ अ पोज अ हेल्थ हज़ार्ड। कोई भी ऐसे केमिकल जो आपके हेल्थ को तकलीफ पहुंचा सके तो उसको आपने रोक देना है, ठीक है। वी हॉट एंड कोल्ड सरफेस विच कुड बर्न एंड फ्रीज एंड इम्प्लोज। फॉर एग्जाम्पल, ये जहाँ पर आप काम करते हो या जहाँ पर आप रहते हो तो आपने वहाँ पर टेम्परेचर देखना है, ज़्यादा हॉट तो नहीं है टेम्परेचर, ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर तो नहीं है। अगर ज़्यादा हॉट टेम्परेचर हो तो वहाँ पर आपको जलने के ख़तरे हो सकते हैं, अगर वहाँ पर ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो तो वहाँ पर आपको फ्रीज़ होने के ख़तरे हो सकते हैं। तो लिहाजा आपने एनवायरनमेंट को भी देखना है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल सेफ्टी में बेसिकली हमारा पॉइंट मकसद ये कि आपने जहाँ पर रहते हैं या जाना है, आना है या काम करना है तो वहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह है, सेफ़ है या नहीं, तो ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और मटेरियल्स एंड ऑटोग्राफ्स, ठीक है। अच्छा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वायरमेंट और अपने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वायरमेंट है वो भी आपने इस्तेमाल करें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वायरमेंट की एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जब हम बाहर रास्ते में चलते हैं तो हम क्या करते हैं, चप्पल पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं कि पैरों के अंदर कोई चीज़ ना चली जाए, तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वायरमेंट की एग्जाम्पल है। कपड़े वगैरह हम पहनते हैं, या फॉर एग्जाम्पल हम बाइक पर सफ़र करते हैं तो हेलमेट का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, रेगुलेट अ वेस्ट कंटेमिनेटेड, जो वेस्ट कंटेमिनेट उसको क्या करना है, उसको हटाना, रेगुलेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बाहर कचरा है, हमारे घरों में कचरे बन जाते हैं, हम क्या करते हैं, कचरे को रिमूव कर देते हैं, रेगुलेट करते हैं, वहाँ से हटा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस एनवायरनमेंट को साफ रखना है। फेयर एंड सेफ्टी प्लान। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो, एग्जाम्पल से ईजीली आप लोगों को आसान होगा। देखो, अगर हम एक पंप है, पेट्रोल पंप, क्या करते हैं, वो जब पेट्रोल पंप बनाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक प्लेन भी बनाते हैं। अगर कोई फायर वगैरह आग लगे तो उससे निपटने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एक प्लेन पहले से बनाते हैं, वो स्प्रे वगैरह रखते हैं। तो ये एनवायरमेंटल सेफ्टी आपने अपने पास सारी चीज़ें रखनी है, ठीक है। मेंटेन ऑफ द फेयर एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर द बिल्डिंग फीचर्स, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंटिंग फॉल इन हेल्थ केयर। Beyond admission, orient client to their surrounding and explain the cell system. One, user carefully assess the client ability to ambulate and transfer, provide a walking aids and assistant requirement. देखो, सिंपल सी बात यह है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में अगर हम किस तरह लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे कि वो गिरने से बचे, उसको गिरने से किस तरह बचाएंगे। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एक पेशेंट एडमिट है तो उसकी हम किस तरह प्रोटेक्शन करेंगे या प्रिवेंशन करेंगे फाल गिरने से, ठीक है। एग्जांपल, वी केयरफुली असेस ऑफ द क्लाइंट एबिलिटी टू मोबाइल। अगर एम्बुलेट कहते चलना फिरना, अगर फॉर एग्जांपल हमने अच्छी तरीके से देखना है कि भाई ये जो शख्स है मेरे पास हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एडमिट है कि ये प्रॉपरली मूव हो सकता है या नहीं। और अगर उस पेशेंट को हमने किसी काम के लिए या किसी एक्सरे के लिए, लेबोरेटरी के लिए ट्रांसफ़र करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, पहले हम उसको देखेंगे
कि यार ये पेशेंट चल सकता है या नहीं। अगर वो नहीं चल सकता है तो उसको वॉकिंग जो चीज़ें एड्स जो होते हैं जैसे वो बैसाखियाँ वो देंगे, एक असिस्टेंट भी उनको रखें देंगे साथ में कि वो प्रॉपरली इसको लेके जा सके और लेकर आ सके, ठीक है, कि वो गिर ना जाए। क्लोजली सप्रेसिव एंड द क्लाइंट एंड रिस्क फॉर द फॉल एंड स्पेशली एट अ नाइट। खास तौर पर हम क्या कहते हैं रात के टाइम देखते हैं कि पेशेंट को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें कि वो इसको ऐसे सपोर्ट दे कि वो गिर ना जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है आईसीयू के अंदर बेड पे एडमिट है तो हम क्या कहते हैं रात के टाइम वो साइड बेड रिल्स लगा लेते हैं। जो बेड है उनके साइड पर रिल्स वगैरह होते हैं, बेड रिल्स वो लगा लेते हैं कि वो अगर बंदा गिर ना जाए नीचे, ठीक है, अगर वो करवट बदलता है तो वो गिर ना जाए। एक दूसरी encourage the client to use a call light to request assist। अच्छा, एक दूसरी बात करते हैं, एक जो पेशेंट है उसको हम क्या कहते हैं इनकरेज करेंगे कि आप कॉल लाइट यूज़ करें रिक्वेस्ट ऑफ असिस्टेंट। अगर आपने किसी चीज़ की ज़रूरत हो या आप असिस्टेंट को बुलाएं, खुद से ये काम ना करें। इंश्योर द लाइट टू विद इन ईजी रीच। अगर फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट होते हैं ना कि वो क्या करते हैं लाइट को बंद करने के या लाइट को ओपन करने के चक्कर में खुद ही उठ जाते हैं, तो उस पेशेंट को हमने कह देना है कि आपने खुद से नहीं करना। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो आपने हमें आवाज़ देनी है और हम वो काम खुद करेंगे। और अगर मैं भी हो सके तो आप वो जो लाइट की जो सिस्टम है वो पेशेंट की जितनी नज़दीक हो वो उतना अच्छा है कि वो अगर उसको जिस टाइम लाइट की नीड हो तो वो उसको ओपन करे, ना तो वो क्लोज़ करे रात के टाइम, ठीक है। We encourage the client to use a crab bar and mounted to toilet and bathing in areas or railings along a corridors। देखो along corridors, देखो मेक श्योर ये होना चाहिए हेल्थ केयर में, ठीक है, कि जो जहाँ पर नहाने की जगह हो और जहाँ पर वॉशरूम करने की जगह वो दोनों अलग अलग कॉरिडोर्स हो, उनकी जगह क्या हो सेपरेट हो कि वो उनके लिए तकलीफ ना हो और वो इजीली वहाँ पर अपना जो हाजत है वो पूरा कर सके। अच्छा, always keep hospital beds in the low position and heels locked and when not providing care so that client can move in and out bed of easily। देखो अगर वो पेशेंट एडमिट है और बेड पे है तो आपने बेड का जो साइज़ है ज़्यादा ऊपर नहीं करना। वो ये नहीं कि वो पेशेंट नीचे गिर सके या उसको उठने खड़े होने में कोई मसला हो, तो बेड का साइज़ हमेशा थोड़ा नीचे होगा। दूसरा क्या होगा, रात के टाइम और दूसरी जो बेड है उसके नीचे जो टायर है वो आपने लॉक करने ही जो है वो लॉक कर देने कि वो बेड मूव ना हो सके। अगर पेशेंट उस बेड पर करवट बदले या उठे बैठने की कोशिश करे तो उसकी वजह से वो बेड मूव ना हो, तो बेड के जो नीचे लॉक है वो अभी आपने जो टायर्स होते हैं वो लॉक करने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एज ए प्रोटेक्शन बता रहे हैं कि आपने अगर एक पेशेंट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एडमिट है तो आपने इस तरीके से उसको गिरने बचाना है, उसका ख्याल रखना है। अच्छा, सेफ्टी हज़ार्ड थ्रू आउट ऑन द लाइफ स्पेन। देखो डेवलप फेटस, अब ये वो सेफ्टी हज़ार्ड है जो हम अपनी लाइफ स्पेन में ज़िंदगी में अपने आप को किस तरह से सेफ रख सकें। मेन पॉइंट यहाँ पर इस पर डेवलपिंग फेटस exposed to the maternal smoking and alcohol consumption and addictive drugs and X-ray first trimester certain pesticide। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बात की है, अगर फीटस कहते हैं बच्चे को, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसका पहले जो 3 महीने होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो उस महीनों में माँ को क्या चाहिए, अपने आप को स्मोकिंग से महफूज रखना चाहिए, अल्कोहल कंजप्शन से दूर रखना चाहिए, एडिक्टिव ड्रग्स वगैरह से दूर रखना, एक्सरे वगैरह से, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है अगर ये सारी चीज़ें वो कर रही होगी या इनमें से कुछ चीज़ें भी कर रही होगी तो वो उसके फीटल के लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा, तो वो उसके एक लाइफ स्पेन हज़ार्ड कहलाएगा, नुकसान है, ठीक है। न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट की बात करते हैं। न्यूबॉर्न क्या होते हैं, वो बच्चे जो 28 पैदाइश से लेकर 28 दिन तक जो होते हैं वो न्यूबॉर्न कहलाए जाते हैं, और इन्फेंट 1 महीने से लेकर 1 साल तक जो बच्चा होता है वो इन्फेंट कहलाए जाते हैं। तो उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं यहाँ पर इस बारे में डिस्कस किए। falling in suffocation and cramps and placement in the prone position and choking from the expired milk or the ingestion object burn of hot and water and other supply of the hot liquid। देखो ये जो न्यूबॉर्न है और इन्फेंट बच्चे, इनको किस चीज़ को गिरने का खतरा हो सकता है, सफोकेशन एंड क्रैम्प,
सांस बंद होने का रात को ख़तरा हो सकता है। प्लेसमेंट ऑफ द प्रोन पोजीशन, अगर वो बच्चा रात को उल्टे पोजीशन में लेटा हो तो उसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पे प्रॉपरली फोर्स पड़ेगा। चेस्ट पे फोर्स पड़ेगा, उसको जब वो सांस लेगा प्रॉपरली वो इसके लंग्स एक्सपेंशन नहीं होंगे तो उसकी वजह से उसको सफोकेशन होगी, वो उसके डेथ होने के खतरात हो सकते हैं। चेकिंग फॉर द स्पायरल, या वो जो मदर मिल्क दे रही है वो उस मिल्क को इंस्पायर सांस अंदर ट्रक्के की तरफ लेके चले जाने का खतरात होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो एक जो न्यूबॉर्न और इन्फेंट, इनको इन चीज़ों से खतरे हो सकते हैं। तो आपने इस बच्चों को ख्याल करें, फॉलिंग से बचाना है, रात को उनको प्रॉपर पोजीशन देनी है कि उनको रात को उल्टे तरफ ना चला जाए और उल्टे तरफ में ना लेट जाए, क्योंकि उसको ये सांस बंद होगी तो ये उसके लाइफ हज़ार्ड हो सकता है। और जब उसको मिल्क वगैरह फीडर वगैरह दी जा सकती तो प्रॉपर पोजीशन के हिसाब से दी जाए कि वो मिल्क वो इनहेल ना कर ले। ठीक है, तो ये एक प्रॉपरली प्रोटेक्शन के तरीक़ेकार हैं। अभी टोल्डर क्या है, अभी अगर एक बच्चा टोल्डर एज जो होती है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक टोल्डर एज होती है। ठीक है, फिजिकल ट्रामा फ्रॉम द फॉलिंग एंड रनिंग इनटू द ऑब्जेक्ट इंस्पायर इन स्मॉल टॉयज एंड गेटिंग कट्स ऑफ द शार्प ऑब्जेक्ट, इन बच्चों को किस चीज़ के खतरे हो सकते हैं, गिरने के खतरे हो सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के पीछे वो भाग रहे हैं उन चीज़ से गिरने के खतरे हो सकते हैं, या कोई खिलौना वगैरह इन चीज़ों के साथ खेले उससे वजह से वो छोटे छोटे खिलौने वगैरह या कोई सी चीज़ वो इंस्पायरेशन मतलब निगल लेने की खतरात हो सकते हैं। बच्चे होते हैं क्योंकि उनको इल्म नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, या किसी बहुत शार्प चीज़ को हाथ लगे उसकी वजह से उनका हाथ वगैरह पैर वगैरह कट जाए, तो इन चीज़ों की खतरात हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से उस बच्चों को प्रोटेक्ट करना है और उसकी हिफाजत करनी है। ठीक है, बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लगा लें या कोई गंदी चीज़ हो, तेज़ाब हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको वो पी ले, तो इन चीज़ों के वो खतरात हो सकते हैं इन बच्चों को। अभी प्री स्कूल एज क्या है, 3 साल से लेकर 6 साल की जो एज होती है वो प्री स्कूल कहलाई जाती है। इसमें बच्चों को क्या क्या ख़तरे हो सकते हैं, इंजरी फ्रॉम द ट्रैफिक, क्योंकि बच्चे बाहर रोडों पे जाते हैं, कोई गाड़ी वगैरह वाले मार ना दे, तो इन चीज़ों के खतरे हो सकते हैं। प्लेग्राउंड इक्वायरमेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट चॉकिंग सफोकेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे एन एयर कैनाल एंड बाय द फ्रीजन ऑब्जेक्टिव पॉइजनिंग ड्राइविंग फेयर एंड बर्न हार्म एंड फ्रॉम द अदर पीपल एनिमल्स, इन चीज़ों के सब चीज़ों से ख़तरे हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर प्री स्कूल बच्चा है वो बाहर मूव हो रहा है तो उसकी गाड़ी वगैरह वाला ना मार दे, या कोई प्ले ग्राउंड में खेले वहाँ पर किसी चीज़ के साथ ना लग जाए, या कोई हॉट चीज़ कोई गर्म चीज़ के साथ वो ना लग जाए, या कोई चीज़ पी ना ली जो जहर वाली चीज़ है वो पी ना ले, क्योंकि उसको बच्चा होता है उसको इन चीज़ों के बाद इल्म नहीं होता है। या बाहर जो किसी और लोग हैं जो एनिमल्स वगैरह जैसे कि डॉग्स वगैरह हो गए, कैट्स वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों के भी उनको खतरे होते हैं कि वो उनको काट वगैरह ना ले। ठीक है, अभी एडोलेसेंस जो होते हैं जो 12 साल से लेकर 18 साल तक एज होती है, इनके किस चीज़ के खतरे होते हैं, व्हीकल्स जैसे कि ऑटोमोबाइल, जो बाईसाइकिल हो गई, ऑटोमोबाइल कार वगैरह हो गई, गाड़ी वगैरह हो गई, तो इन चीज़ों से क्या होते हैं, इनको खतरे होते हैं। या सब्सटेंस एब्यूज़, या इनको जो ब्लैकमेल वगैरह किया जाता है, तो एडोलेसेंस के इन चीज़ों के से खतरे होते हैं। तो वो क्या क्या अगर बाईसाइकिल चलाए तो प्रॉपर प्रोटेक्शन की तरीके से चलाए, ऑटोमोबाइल या मोटरसाइकिल वगैरह, या इन चीज़ों से अपने आप को हिफाजत रखे और प्रॉपर तरीके से चलाए। ओल्डर एडल्ट क्या होते हैं, उनको किस चीज़ के ख़तरे हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में गिरने के, बर्न होने के, जलने के ख़तरे हो सकते हैं। पेड स्ट्रीम एंड ऑटोमोबाइल एंड क्रेसेस, जैसे बाइक वगैरह गाड़ी, इन चीज़ों से उनको ख़तरे हो सकते हैं अगर वो प्रॉपरली सही तरीके से उसको चलाए ना, मूव ना कर सके। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, बच्चा है देखो, ये अगर इसका ख्याल नहीं कि वो गिरने के ख़तरे हो सकते हैं, अगर इसको बच्चे को सेफ्टी ना दी जाए तो उसमें यहाँ पर डूबने के ख़तरे हो सकते हैं। अगर ये प्रॉपरली अपने ओल्ड एज है, प्रॉपरली यहाँ पर हैंड ना रखे और तरीके से ना नीचे आए तो वो गिरने के ख़तरे हो सकते हैं। ये गाड़ी चला रहे हैं तो ये प्रॉपरली साइड बेल्ट नहीं लगा सकते तो उसके एक्सीडेंट वगैरह के ख़तरे हो सकते हैं। तो ये बेसिक इन चीज़ों से अपने आपको प्रोटेक्ट करना। अच्छा, रिस्क असेसमेंट ऑफ टूल्स कौन से होते हैं, ठीक है, रिस्क को असेसमेंट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, टूल्स कौन कौन से होते हैं ख़तरे को असेस करने के। वे रिस्क असेसमेंट टूल आर द अवेलेबल फॉर डिमांड ऑफ द क्लाइंट रिस्क बोथ वे फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंजरी जैसे कि फॉल। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंजरी क्या होती है, गिरना। गिरना जो एक स्पेसिफिक टाइप है, भाई क्या हुआ मैं गिर गया, ये एक इंजरी गिरने की वजह, ये एक स्पेसिफिक टाइप है। ठीक है, फॉर द जनरल सेफ्टी ऑफ द होम एंड हेल्थ केयर सेटिंग। अब यहाँ पर क्या करना है,
आपने जनरल सेफ्टी का मुजाहरा करना है, चाहे आप घर में हो चाहे हेल्थ केयर सेटिंग में हो, कहीं आपने क्या करना है, अपने आप को हर तरीके से महफूज रखना है। द टूल मिनिमाइज एंड स्पेसिफिक डेटा कंटेंट एंड द क्लाइंट नर्सिंग हिस्ट्री एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन। ये जो टूल है इससे क्या हो जाता है, इस टूल की मदद से क्या होता है, बेसिकली हमें एक क्लाइंट की जो फिजिकल एग्जामिनेशन है और उस क्लाइंट की जो नर्सिंग हिस्ट्री है उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको कंटेंट को हासिल करने के लिए हमें एक मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर इन टूल्स की मदद से हम क्या करते हैं, टूल्स की एग्जांपल दी है भी, इन टूल्स की मदद से क्या कर सकते हैं, हम इस टूल की मदद से क्या कर सकते हैं, उस क्लाइंट की जो फिजिकल एग्जामिनेशन नर्सिंग हिस्ट्री उसको कंटेंट को हासिल कर सकते हैं, उनका डेटा अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस पता लग जाए कि इसको इस चीज़ से ख़तरा है तो वो ये काम नहीं करेगा तो ख़तरा नहीं होगा। When analysis of the relevant risk factor identify the actual and possible risk, वे सबसे पहले हमें एनालाइज करना चाहिए उस पेशेंट का एक्चुअल पोटेंशियल जो फैक्टर है, रिस्क फैक्टर वो कौन से हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि द रिस्क ऑफ एम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी इंक्रीज व्हेन द पर्सन इज द प्लेस ऑफ द बेड रेस्ट। यहाँ पर ये एक पेशेंट, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पेशेंट के एक्चुअल पोटेंशियल जो रिस्क है वो है क्या, इसको बेसिकली तकलीफ़ क्या है, उस तकलीफ़ के हिसाब से हमें पता करना, ये पता चल जाता है कि इसको हम अगर इसको ये तकलीफ़ है और हम ये काम करेंगे तो इस तकलीफ़ से इसका ये, इस काम से इसका ये तकलीफ़ कम होगा। हाँ, अगर इसको इस चीज़ की तकलीफ़ है, हम ये काम करेंगे तो इससे इसकी तकलीफ़ कम होगी। एग्जांपल दिए इसमें है कि एक पेशेंट है जो बेड रेस्ट पे है, मतलब 3-4-5 महीने से बेड रेस्ट पे, हमें क्या इसका एक्चुअल पोटेंशियल जो प्रॉब्लम है पता लग गया कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये कंप्लीट बेड रेस्ट पे। तो फिर हम क्या करेंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट की वजह से क्या होगा, उसके जो स्किन की इंटीग्रिटी है वो क्या एम्पेयर ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें तो पता लग गया है कि इसका बेड रेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसका ख्याल कैसे करेंगे, उसको हर 2 घंटे के बाद उसके साइड चेंज करते रहेंगे। क्यों? कि उसकी जो स्किन की इंटीग्रिटी वो बरकरार रह सके, ख़राब ना हो, क्योंकि हम उसके एक्चुअल पोटेंशियल जो प्रॉब्लम रिस्क हमें पता लग गया। फिर स्किन इंटीग्रिटी रिस्क एप्रोच शुड बी ए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द विद इन द प्लान केयर, और फिर हम उसके लिए प्रॉपर प्लान केयर बनाते हैं कि भाई ये पेशेंट तो अभी कंटिन्यूसली बेड रेस्ट पे है, तो हम इसके लिए एक स्टाफ को हायर कर देते हैं कि वो हर 2 घंटे के बाद इसको टर्न अप करे, इसकी स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके, क्योंकि हमें एक्चुअल पोटेंशियल टूल और का पता लग गया। क्लाइंट इन पेशेंट सिटिंग, ठीक है, वे इन पेशेंट क्लाइंट शुड बी असिस्ट फॉर रिस्क एंड फॉल रिस्क फैक्टर। देखो एक पेशेंट है, वो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एडमिट है, इन पेशेंट है, ठीक है, उसको स्किन के और गिरने के ख़तरा जो होते हैं वो बड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमने उसको क्या करना है, उसके स्किन का ख्याल रखना है, उसके गिरने के ख़तरात को ख्याल करना है कि उसकी स्किन, क्योंकि वो लंबे टाइम तक एडमिट है, कि उसकी स्किन ख़राब ना हो और उसको वो गिर वगैरह ना आ जाए। द क्लाइंट रिस्क ऑफ फॉलिंग इज़ आइडेंटिफाई आफ्टर द गैदरिंग स्पेसिफिक असेसमेंट डेटा, नर्सिंग इंश्योर सेफ एनवायरनमेंट। देखो जब हम एक नर्स एज अ सेफ एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करेगी तो उससे क्या होगा, उसके जो गिरने के ख़तरात होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो इसके नतीजे में हम उसकी स्पेसिफिक डेटा कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी पेशेंट का हेल्थ केयर हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है तो हमने उसके सेफ़ एनवायरनमेंट देना है। जब उसको सेफ़ एनवायरनमेंट देंगे तो उस सेफ़ एनवायरनमेंट की वजह से क्या होगा, उसको गिरने के ख़तरा ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब ख़तरा कम हो जाएगा। वी क्लाइन एट होम, ठीक है, वे इंजरी इन द होम रिजल्ट अ प्राइमरी फॉर द फॉल। वे घर के अंदर जो इंजरी होती है वो गिरने की वजह से होती है, एक दूसरा या पॉइजन पीने की वजह से, या आग लगने की वजह से, सफोकेशन एंड द माल फंक्शन ऑफ द हाउस होल्ड इक्विपमेंट, या घर में खुराक वगैरह प्रॉपरली ना मिलने की वजह, या घर में प्रॉपर अपने फंक्शन परफॉर्म ना करने की वजह से। तो इन चीज़ों की वजह से घर के अंदर इंजरी जो होती है वो इन चीज़ों की वजह से होती है। द सेफ्टी रिस्क डेटा असिस इन द होम डायरेक्ट नर्स प्लानिंग फॉर द क्लाइंट एंड द केयर गिवर एजुकेशन। अगर एक नर्स है वो चला जाए, उनको पता लग जाए भाई इसको पॉइजनिंग पीने की वजह से को ये इंजरी हुई है, या गिरने के गर्मी की वजह से, या आग लगने की वजह, तो वो नर्स क्या है, वो जाके पहले इसकी प्रॉब्लम को असेस कर सके। जब इसकी प्रॉब्लम को असेस कर सके फिर एक प्रॉपर प्लान बनाए और इनको प्रॉपर एजुकेशन दे के वो इन घर में इन चीज़ों खतरों से बच सके, ठीक है। असेस द टीचिंग एंड द आउटकम एंड इवैल्यूएट ऑफ द सेफ्टी हैजर्ड एंड कैन टेक अ सिविल होम विजिट। देखो
उसके बाद फिर आपने एज ए नर्स क्या करना है, प्रॉपरली उसको असेसमेंट करना है, टीचिंग करनी है और प्रॉपरली उसके घर में जाना है और उसको एवेल्युएट करना है कि उसकी वो तकलीफ़ात कम है या नहीं। अच्छा, कंटिन्यूअल असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट हेल्थ रिस्क फॉर द prioritization of the nursing and intervention and aim of risk of reduction such as जैसे अच्छा देखो एक नर्स का काम क्या है, उसका प्रॉपरली मेन मकसद क्या होता है, उसका मकसद ये होता है कि ये पेशेंट जो है उसकी जो रिस्क वगैरह है, उसको जो ख़तरा है वो उसकी रिडक्शन वो कम हो जाए। मेन मकसद स्टाफ या एज अ नर्स का, एज अ डॉक्टर का यही होता है। एज अ नर्स एज अ स्टाफ वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि प्रमोटिंग एडिक्वेट रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज, वो चाहती है कि वो पेशेंट प्रॉपरली प्रमोट हो, वो प्रॉपरली रेस्ट करे और एक्सरसाइज करे कि वो ठीक हो जाए। या टीचिंग द क्लाइंट अबाउट द हेल्थ रिस्क, या उसके जो क्लाइंट है उसको बताएं कि भाई आपने ये काम नहीं करने, जी अगर आप ये काम करेंगे उसकी वजह से आपको ये खतरात हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रिंग द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, एज ए नर्स एज ए डॉक्टर वो क्या करते हैं, जो मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो उसको प्रॉपरली वही मेडिकेशन दे। प्रोवाइडिंग अ बैलेंस न्यूट्रिशन इंटेक एंड इम्प्लीमेंटिंग फॉर द सेफ्टी इन मेजरिंग सेफ एंड रिक्वायरमेंट एंड alternation in the physical environment and identified by the agency of file implementation of the protocol। देखो जो न्यूट्रिशन उसको देनी चाहिए वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन उसी टाइम पे देनी चाहिए कि उसकी वजह से क्या उसका हेल्थ प्रॉपरली बैलेंस और मेंटेन रहे। ठीक है। अच्छा, ये जनरल सेफ्टी क्या बात है, जनरल सेफ्टी जो है ये तमाम लोगों के लिए, पीपल कैन बी सेपरेट फ्रॉम द रिस्क, हर लोगों को चाहिए कि वो ख़तरात से अपने आप को महफूज रखें। और पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग कैन बी ओवन, ऐसे गूगल्स या गम या बूट्स ऐसी चीज़ें पहन जो उसकी बॉडी को एज अ प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। स्टाफ कैन बी ट्रेंड एंड बेटर इन्फॉर्मेशन, स्टाफ जो भी काम करे वो प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए, उसके पास बेटर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लिफ्टिंग इक्विपमेंट कैन बी यूज and power tools can have a guards and safety switch can be used। ये सारी चीज़ें आपने क्या करने हैं, अपने जनरल सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करने हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोग को कंप्लीट क्लियर समझ में आ गया होगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइस, अल्लाह हाफिज़।